नमस्कार बच्चों, हम लोग कक्षा 9वीं में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 4, 5 और 6 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमने इससे पूर्व के भाग तक बच्चों लगभग 13 प्रश्नों को कर लिया था। आज हम प्रश्न क्रमांक 14वां से शुरू करेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14वां। बच्चों प्रश्न है, उस त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस वृत्त के केंद्र पर 70 अंश का कोण बनाता है। एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बच्चों हमको ज्ञात है, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं हमको क्या क्या मालूम है। थिएटा दिया हुआ, बनने वाला कोण 70 अंश और त्रिज्या हमको दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। इसलिए चाप की लंबाई का हम सीधा सीधा सूत्र लगा देंगे। चाप की लंबाई का सूत्र आप सब जानते हैं, थिएटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर, ये होता है बच्चों। थिएटा का मान 70 अंश दिया है बटे 360 गुणित 2 पाई का मान 22/7 होता है बच्चों। और आर भी दिया हुआ है आपको प्रश्न में 21 सेंटीमीटर। 7 या 21 इधर से ऐसे काट दीजिए, 0 0 कट गया, 3 से काट देंगे, 3 12 36 होता है, 2 6 12 होता है बच्चों। फिर 2 11 22, 2 3 6। अब ऊपर में क्या बच गया, 7 बच गया, 11 बच गया और नीचे में क्या बच गया बच्चों, 3 बच गया। ऊपर में 7 11 और नीचे में क्या बच गया, 3 बच गया। अब 7 11 को गुणा करके हम 3 से भाग कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 70/3, अर्थात हमको मिल जाएगा ये 25.6। कितना मिल जाएगा बच्चों, 25.6 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है बच्चों प्रश्न में, 70 अंश दिया हुआ है बटे 360 गुणित पाई का मान 22/7 होता है। आर प्रश्न में दिया है 21, तो 2 बार लिख लेंगे क्योंकि आर का यहाँ पर स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए ये कट गया, 7 भी कट गया बच्चों। अब यहाँ पर और काट सकते हैं, 2 से 2 11 22, 2 1 2, 2 8 16। फिर इसको अब नहीं कटेगा बच्चों, 11 बच गया, 21 बच गया, 11 21 21 बटे 18, 11 21 21 बटे 18। अब ये तीनों का गुणा करके जब 18 से भाग कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों 269.5 अर्थात 269.5 वर्ग सेंटीमीटर, जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा और इस प्रश्न का आंसर होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है, 3 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 125 घन सेंटीमीटर को किनारों से जोड़कर एक घनाभ बनाया गया है। इस प्रकार बने घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों 3 घनों को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि जो जोड़ा गया घन है, माना कि उस घन की भुजा 100 सेंटीमीटर है। माना कि घन की भुजा कितना मान लेते हैं बच्चों, 100 सेंटीमीटर। कितना मान लिया हमने, 100 सेंटीमीटर मान लिया। हमको यह भी ज्ञात है बच्चों प्रश्न में, क्या ज्ञात है कि आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन दिया हुआ है 125 घन सेंटीमीटर। कितना दिया बच्चों, 125 घन सेंटीमीटर। अर्थात भुजा हमने x माना है तो x घात 3 बराबर हो जाएगा 125। x बराबर हो जाएगा बच्चों 125 का घनमूल, अर्थात हमको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर। अब हम तीनों घन को जोड़ लेते हैं। किसको जोड़ लेते हैं बच्चों, तीनों घन को जो प्रश्न में दिया हुआ है। 3 घन दिया हुआ है, चलिए इसको जोड़ते हैं बच्चों। इस प्रकार से चित्र इसका ऐसा बनाइएगा बच्चों, ये इस तरह से आप, सबसे पहले हमने पहला घन बनाया तो इस तरह से आप स्केल से बनाएंगे साफ सुथरा। ये पहला घन हो गया मान लीजिए, उसके बाद हो गया ये दूसरा घन हो गया बच्चों, फिर हो गया ये तीसरा घन। ये इस तरह से हमने 3 घनों को आपस में क्या कर दिया, बना लिया। इसके बाद 3 घन बनाने के बाद फिर आप दूसरा घन बना लीजिए। कैसे, या इसको इस तरह से जोड़ भी सकते हैं, सीधा सीधा। कैसे जोड़े बच्चों, इसको इस तरह से जोड़ लीजिए। ये इस तरह से हमारा हो जाएगा दूसरा घन। ये पहला घन कंप्लीट, ठीक है बच्चों। दूसरा घन फिर कंप्लीट हो जाने वाला है। ये इस तरह से दूसरा घन भी हमारा क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट। तीसरा घन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल है चित्र बनाना है इसका। ये इस तरह से हमने तीसरा घन भी कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए 3 घन आपस में यहाँ से इस तरह से जुड़े हुए हैं। चित्र में आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये घन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये इसकी भुजा हमने 5 सेंटीमीटर मालूम किया था, यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी 5 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर इसकी लंबाई हो जाएगी, क्योंकि ये घन जुड़ करके घनाभ बन गया है, और इसकी लंबाई हो जाएगी 5 या 15 सेंटीमीटर। जबकि इसकी चौड़ाई वही रहेगी बच्चों, कितना, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की सभी भुजाएं समान होती है। और ऊंचाई भी आपका रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो 3 घनों को जोड़ने से बने घनाभ की लंबाई अब यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए
तीन घनों को जोड़ने से बने घनाभ की लंबाई को हम a मान लेते हैं बच्चों। लंबाई a बराबर 5 5 5 5 5 तीन बार जुड़ा हुआ है अर्थात 5 तिया 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई को हम b मान लेते हैं बच्चों। चौड़ाई घनाभ का b मान लेते हैं तो चौड़ाई कितना दिया है 5 ही दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। और ऊंचाई को हम c मान लेते हैं, यह भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको पूछा प्रश्न में ऐसे प्रकार के घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसलिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब हम घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। अतः घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों 2 लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। ये इस तरह से इसका सूत्र होता है। 2 मार्क दीजिए बच्चों ABC का 15 गुणित 5 धन 5 गुणित 5 धन 5 गुणित 15, ये इस तरह से आप मार्क देंगे बराबर 2। अब ये 15 पंचे 75 हो जाएगा बच्चों, धन 5 पंचे 25 धन 15 पंचे 75। अब यहाँ पर 75 2500 और 175, 2 का गुणा हम कर देंगे 175 से तो हमको मिल जाएगा 350। कितना मिल जाएगा बच्चों 350 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा वो तीन घनों को जोड़ने से बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है बच्चों 4/7 और 5/7 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं याद करने का बहुत सिंपल तरीका आपको बताता हूं बच्चों। इससे पहले भी मैंने आपको 3 परिमेय संख्याओं के लिए सवाल हल किए थे, उसमें हमने a+b/2 वाला फार्मूला लगाए थे कि पहली परिमेय संख्या को a और दूसरी परिमेय संख्या को b माना था। चलिए यहाँ पर दूसरा तरीका बताता हूँ। हम क्या करेंगे, मान लीजिए अब दोनों के हर तो समान है बच्चों, इसके बीच में बिल्कुल कोई संख्या नहीं है तो 6 का आंसर हल में गुणा कर देते हैं। हल परिमेय संख्या 4/7 व 5/7 के अंश व हर में, ध्यान समझेंगे बच्चों, सरल तरीका बता रहा हूँ आपको, अंश व हर में 6 का गुणा कर देते हैं। 6 का गुणा करने पर, क्योंकि इसके बीच का 5 निकालना है तो भाई 6 के 7 का गुणा कर सकते हैं, 5 से कम का मत करिएगा बच्चों। अब 4/7 का गुणा अंश हर में करेंगे, इस प्रकार हमको प्राप्त होगा। इसी प्रकार 5/7 के अंश हर में भी 6 का हम गुणा करेंगे, इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 4 का गुणा 6 से करिए, कितना प्राप्त होता है 4 का गुणा 6 से प्राप्त करने पर 6 चौक 24 हो जाएगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 7 छक्के 42 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 24 और 30 के बीच में काफ़ी गैप है, अर्थात 24 के बाद देख लीजिए बच्चों हमको 5 निकालना है तो 25/42 हो जाएगा। 24 और 25 के बीच में 42 हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। फिर 25 के बाद हो जाएगा 26/42, 27/42, 28/42, 29/42। कितना टूट गया बच्चों 1 2 3 4 5, तो यहीं पर 5 खत्म हो जाता है और ये हमारा आंसर हो जाता है। अगर चाहें तो आप इसको काट के भी छोटा कर सकते हैं, या इसका आंसर हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। कैसे छोटा कर सकते हैं, जैसे 25/42 तो नहीं कटेगा, इसको ज्यों का त्यों आप लिख दीजिए 25/42, लेकिन 26/42 विभक्त हो जाएगा 2 से तो 13/21 हो जाएगा। इस प्रकार यह भी विभक्त हो जाएगा बच्चों, 3 से विभक्त हो जाएगा तो 3 या 27 और 3 14 42 होता है, ऐसा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बच्चों 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 14 42, तो 2/3 हो जाएगा और इस आखिरी में हो जाएगा 19/42 और ये हमारा आंसर। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है बच्चों ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA। तो सिद्ध कीजिए। पहला त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, और दूसरा है बच्चों BD बराबर AC। हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एक चित्र बना लेते हैं, एक चतुर्भुज का चित्र बना लेते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका चतुर्भुज हो गया, ये इस तरह से हम बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से हमने बना लिया, एक चतुर्भुज बना लिया, इसको और इसको हम बराबर मान लेते हैं बच्चों। ये इनके विकर्ण की लंबाई हो गई, ये इस तरह से हमने बना लिया। इसको हम नामांकित कर देते हैं, ये ABCD हो गया, ये इस तरह से हमने इसको नामांकित भी कर लिया। अब चलते हैं हल की ओर। अब यहाँ पर हमने दो भुजों बराबर माना AD और BC को, तो यहाँ हम लिखेंगे AD बराबर BC, क्योंकि प्रश्न में भी हमको दिया था और ये भी दिया है बच्चों कि कोण DAB बराबर है कोण CBA के, ये भी हमको प्रश्न में ज्ञात है। अब यहाँ पर चलते हैं दो त्रिभुज
त्रिभुज को आप चित्र में देख सकते हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज BAC में, इसमें हम चलते हैं बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे कि AD बराबर BC, AD बराबर BC प्रश्न में हमको पहले से ही ज्ञात है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ज्ञात है या दिया है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो AB भुजा है, अब देखिए AB भुजा इन दोनों त्रिभुजों का, इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का भी, ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। अर्थात AB बराबर AB, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। क्या हो गई बच्चों? ये उभयनिष्ठ भुजा, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। अब जब ये उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी तब जो त्रिभुज है वो क्या होगा? सर्वांगसम हो जाएगा। ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BAC के। ये सर्वांगसमता का कौन सा नियम लग रहा है? भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता से ये सर्वांगसम हो जाएगा। अतः BD बराबर AC, BD बराबर AC, इसलिए कोण ABD, कोण यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कोण ABD, यहाँ पर स्पष्ट लिख लेंगे कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण BAC। और ये हमको क्या करना था बच्चों? सिद्ध करना था। अर्थात हमारा सवाल यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।